हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हम आज के लेक्चर में ढूंढेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या हैं। प्रश्न ये है कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। कल हम लोगों ने अल्कोहल के यानी लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने अल्कोहल का एसिडिक नेचर देखे थे। आज हम फिनॉल का एसिडिक नेचर देखेंगे और इसमें क्वेश्चन बनता है कि वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, यानी फिनॉल एसिडिक है लेकिन नाइट्रोफिनॉल और अधिक अम्लीय क्यों होता है, इसका उत्तर ढूंढेंगे। और साथ में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि क्रिसॉल जो है वो फिनॉल से कम अम्लीय होता है, यानी क्रिसॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, व्हाई। ठीक है। उसके अलावा हम लोग एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से भी करेंगे। 11 पॉइंट दिया हुआ है इसमें 4 है ना। 11.4 अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है तो आप 11.4 क्वेश्चन नंबर को निकालिए, हम उसे भी करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक, अब हम लोग देख रहे थे कल जो लास्ट वीडियो है उसमें देखे हैं कि एसिडिक नेचर कैसे होता है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा पिछले बार कि एसिडिक नेचर, एसिड और हीनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टन-फ्लोरी थ्योरी पढ़े कि एसिडिक कौन होते हैं। एसिडिक वो होते हैं जो H+ आयन को, यदि अपने से H+ आयन निकालते हैं तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था कि अल्कोहल जो है वो H+ आयन निकालता है, इसलिए वो एसिडिक है। साथ में हम लोगों ने फिनॉल की भी थोड़ी सी पढ़ लिए थे कि वो भी H+ आयन देता है, इसलिए भी वह एसिडिक नेचर का होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये है हमारा फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल OH। ठीक है, यही है फिनॉल। अब फिनॉल में एक खास बात क्या है कि जब हम फिनॉल को आयनित करते हैं, ये ध्यान रखिए कि जब हम फिनॉल को आयनित करेंगे तो आयनन पर भी ये एक आयन ऋणायन और H+ आयन मुक्त करेगा। ठीक है, ये H+ आयन के मुक्त करने के कारण ही ये एसिडिक नेचर का हो जाता है और इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन है और ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है। अब देखिए फिनॉल में आपको मालूम है कि फिनॉल जो है वह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग में, अगर आपने बेंजीन रिंग को विस्तृत देखा हो तो बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर CH और यहाँ CH और यहाँ एकांतर क्रम में यानी अल्टरनेशन, एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, और इस एक H की जगह क्या हो गया है, OH। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, ऐसा हम फिनॉल को लिख सकते हैं। जहाँ पर भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, जहाँ भी अल्टरनेशन में यानी एकांतर क्रम में द्विबंध और एकल बंध, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहाँ एक इफेक्ट काम करता है जिसको हम बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को हम क्या कह देते हैं, रिजोनेटिंग इफेक्ट या रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस।
अब ये तो हमें दिख गया कि ये फिनॉल पर एक इफेक्ट काम करेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस काम करेगा। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल समूह जो है OH समूह, ये खुद एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को वो अपने से क्या करता है, दूर करता है, प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रतिकर्षी समूह होने के कारण ये किस प्रकार से रेजोनेंस बनाता है हम इसे देखते हैं। ठीक, तो देखिए अब ये फिनॉल है, ये खुद इलेक्ट्रो रिपेलिंग ग्रुप है और ये क्या करेगा, ये अपने देखिए ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये आपको संकरण से समझ में आएगा कि जब पानी बनता है ना, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वो sp3 संकरण से बनता है। ठीक है, और sp3 संकरण से तो बनता है, देखिए H2O बना किससे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए, 4, लेकिन वो बंध कितने से बना रहा है, केवल 2 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, यानी उसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ध्यान से सुनिएगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। और इस इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यही इलेक्ट्रॉन पेयर को, हम इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से शो कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो ये हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, अपने बंध के इलेक्ट्रॉन को किस तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर करेगा। अब बेंजीन रिंग की भी बात सुन लीजिए। बेंजीन रिंग में जितने कार्बन होते हैं वो सब sp2 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, हाइब्रिड स्टेट sp2, और एक जो है डबल बॉन्ड होता है ना, ये 3 है, 1 2 3 सिग्मा बंध, और एक जो है वो पाई बॉन्ड है। तो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसके कारण ये इस तरह से रेजोनेंस प्रदर्शित करता है, जिसके हम अब बनाते हैं विभिन्न रेजोनेटिंग फॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिंग की ओर ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के कारण यहाँ पर जैसे ही रिंग की ओर ट्रांसफ़र किया, यहाँ का जो ये डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बढ़ने के कारण ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, यहाँ उसके इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी माइनस आ गया, और बाकी ये जो है ये बॉन्ड अभी वैसे ही है। देखिए एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ। अब इसमें क्या बात हो गई, देखिए ये इसमें ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसने रिंग की ओर ट्रांसफ़र किया था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो जाने के कारण यहाँ इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और इस पोजीशन पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये OH समूह इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग समूह है। इस रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये रिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र करने के कारण ये जो बंध है ये टूटकर यहाँ चला गया और यहाँ पर माइनस। अब ये अलग दूसरे कार्बन की ओर लोकेट होगा। अब ये दूसरे कार्बन पर जब जाएगा तो फिर से देखिए ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाला है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये फिनॉल है, यहाँ प्लस आ चुका था। अब यहाँ पर जब ट्रांसफ़र हुआ तो ये हो गया माइनस, और ये जो बॉन्ड है वो उठकर कहाँ चला गया, यहाँ पर। ये देखिए ये एक रेजोनेटिंग फॉर्म हो गया। यहाँ का ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इस कार्बन पर अधिकता होने के कारण माइनस यहाँ, और ऑक्सीजन पे तो पहले से है ही प्लस। क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ ट्रांसफ़र किया है, रिंग की ओर।
अब देखिए अगले उसमें फिर क्या होगा, ये यहाँ अब ये फिर ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, आप इस बात को समझिए कि चूँकि यहाँ पर सब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसफ़र, डबल बॉन्ड टूट के इधर आ रहे हैं फिर इधर आ रहे हैं, ऐसा सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है। ठीक, तो अब हम अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है और ये यहाँ पर आ गया और ये अब जो बॉन्ड था ये टूटकर यहाँ नीचे गिर गया और यहाँ पर माइनस आ गया, ये देखिए। ठीक, और लास्ट में फिर क्या होगा, अब उसने पूरे यानी रिंग पर ऋण आयन जो है वो मूव करता रहा और लास्ट में फिर से ये कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पर। ये देखिए ये फिर से इस कार्बन पर गया, फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस था वो ख़त्म और यहाँ पर H और ये अब फिर से ये ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड बन चुका है। तो ये है उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको ध्यान से, ये आपसे ज़रूर बनेगा। हमने 2-3 बात बताए। एक बात ये है कि ये OH जो है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट वाले कार्बन के साथ जुड़ा रहता है और ये पूरे जो रिंग है बेंजीन रिंग उसमें अल्टरनेशन एकांतर क्रम में सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ये स्थायी प्रभाव होता है और इसी के कारण इसे हम रिजोनेंस भी कहते हैं और इस कारण उसने इतनी सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन अब हुआ क्या, देखिए अब इसने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो कायदे से जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड मतलब अनुनादी संरचनाएं होती हैं, वह उतना ही अधिक क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल है ना, ये खुद कैसा, फिनॉल खुद कैसा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन उसके बाद भी ये फिनॉल जो है वो H+ आयन को मुक्त करता है और मुक्त करके खुद फिनॉक्साइड आयन बना लेता है और अम्ल के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो अब हम फिनॉक्साइड आयन का भी रेजोनेंस देखते हैं। देखिए एक रेजोनेंस हम देखते हैं फिनॉक्साइड आयन का भी। ठीक, ये देखिए ये है फिनॉक्साइड आयन, अभी आपने बनाया था ना फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन सेम ये अपना माइनस जो है वो किधर, रिंग की ओर ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के कारण अब देखिए अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए इसने अपना माइनस जो है यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उसको रिंग की ओर ट्रांसफ़र किया है, इसके कारण ये माइनस यहाँ पर आ गया और ये। ठीक, फिर अगली रेजोनेंस जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ अभी अपन ने ऊपर देखे थे ना। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये ऑक्सीजन और इस बार जो रेजोनेंस है ये माइनस ये यहाँ आ जाएगा और फिर इसके बाद पुनः ये अपनी सेम पोजीशन पर वापस आ गया। इसके भी कितने रूप हैं, 1 2 3 4 और फिर 5। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, हम दोनों में अंतर देखते हैं कि क्या है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब हम फिनॉल का रेजोनेटिंग फॉर्म बना रहे थे तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ये प्लस ये माइनस,
ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस हो रहा था और यहाँ पर जब हम फिनॉक्साइड, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन है। ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर देखिए, जब इसके हमने रेजोनेंस बनाए तो कहीं पर भी प्लस माइनस का खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आयन था, ये ऋण आयन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर लोकेट किया, रिंग की ओर लोकेट किया, और इसके कारण बहुत सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई। तो कहने का मतलब ये है कि फिनॉल से जो फिनॉक्साइड आयन है ये मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है। फिनॉक्साइड आयन जो है ये फिनॉल से भी अधिक स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर दो ध्रुव ऋण धन नहीं हुआ, यहाँ ये डबल बॉन्ड नहीं है। इसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से फिनॉल जो है वो आयनित होकर अपने आप को किस रूप में रखना चाहता है, अपने आप को फिनॉक्साइड आयन के रूप में रखना चाहता है। इसलिए वो बहुत ही आसानी से H+ आयन को मुक्त करता है, और यही वजह है कि ये बहुत अधिक आसानी से H+ आयन को मुक्त किया, इसलिए ये एल्कोहल से भी अधिक एसिडिक होता है। अब आई बात समझ में, एसिडिक और अधिक है। क्यों? क्योंकि उसका जो आयन बना, आयनन के बाद H+ आयन मुक्त करने के बाद उसका जो आयन बना है फिनॉक्साइड आयन, उसकी जो स्थायित्व वो और अधिक होने के कारण वह क्या करता है, बहुत आसानी से H+ आयन त्याग देता है और अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसको अब आप नोट कर लीजिए और उसका जो कारण है वो भी लिख लीजिए जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ठीक। अरे सॉरी, यहाँ पर अपन ने डबल बॉन्ड तो बनाया ही नहीं, ये ऐसा। ठीक, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम इसे मिटा देते हैं और फिर अब देखते हैं कि यदि फिनॉल पे, ये मिटा दूं, यदि फिनॉल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो या प्रतिस्थापी हो, है ना, फिनॉल पे पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी हो, जैसे नाइट्रोफिनॉल, ठीक। इसमें क्या है, फिनॉल ये पहले से ही है, यहाँ पर OH और यहाँ कहीं पर भी नाइट्रो समूह लग गया NO2, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल, ये क्या बन गया, नाइट्रोफिनॉल। अब होता क्या है, हमने रेजोनेंस अभी पढ़े, ये नाइट्रोफिनॉल जो है ये इस रूप में रहेगा। देखिए ये नाइट्रोफिनॉल ये इस रूप में है। तो ये नाइट्रोफिनॉल क्या करता है, ये खुद इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ये खुद इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। ठीक है, इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, यानी जब ये आयन बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ, इस दिशा में आकर्षित कर लेगा। तो फिनॉक्साइड आयन को ये और अधिक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर O- और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, NO2, ठीक। अब ये क्या करता है, ये NO2 जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, क्योंकि ये खुद इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये जो है फिनॉक्साइड आयन, देखिए
फिनॉक्साइड हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसने और क्या किया, उस फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को और अधिक बढ़ा दिया, और बढ़ा देने की वजह से ये और स्टेबल हो गया, इसलिए और आसानी से, ईजियर यानी और आसानी से वो H+ आयन त्याग कर इस रूप में रहने लगा, इसलिए उसकी जो एसिडिक नेचर है वो और अधिक बढ़ गई। इसीलिए नाइट्रोफिनॉल का अम्लीय गुण फिनॉल से अधिक होता है। कारण समझ में आया, नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक गुण उससे अधिक होता है। कारण यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींचने के कारण ये जो फिनॉक्साइड यानी जो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई, फिनॉक्साइड आयन से भी बढ़ गई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो यहाँ का घनत्व कम हुआ, कम होने की वजह से उसका स्थायित्व अधिक हो गया, और जिसके कारण ये और अधिक, है ना, और अधिक एसिडिक नेचर का ये हो गया। ठीक है, तो ये नाइट्रोफिनॉल की बात करें। अब नाइट्रोफिनॉल भी कितने होंगे, देखिए नाइट्रोफिनॉल केवल एक ही तो होगा नहीं, है ना। नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो कौन कौन सी, ऑर्थो, पैरा, मेटा। एक यहाँ पर NO2 हो सकता है, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक हो सकता है यहाँ पर ये OH, ये NO2, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब आप बाकी लिख लीजिए। और एक हो सकता है OH, और यहाँ पर ये NO2, ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको पूरा आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब फिर हमें ये भी देखना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है कि मेटा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि नाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थो ज़्यादा है कि मेटा ज़्यादा है कि पैरा के एसिडिक गुण ज़्यादा है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमने अभी रेजोनेंस से देखे थे कि माइनस जो है ये कहाँ कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पर सर्कुलेट हुआ था या फिर पैरा पर हुआ था। ठीक है, यानी पैरा और ऑर्थो पोजीशन जो है वह फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को और बढ़ा रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन अपनी तरफ क्या कर रहा है, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, ये NO2 ये जुड़ा है इस पोजीशन में। अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन, ये पोलर बॉन्ड होते हैं, सबको मालूम है OH बॉन्ड पोलर है, इस पर होता है पार्शियली पॉजिटिव, और इस नाइट्रोजन की क्या खास बात है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके कारण ये अपनी ओर इसको खींचता है, हाइड्रोजन परमाणु को खींचता है। यानी ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी एक क्या बन जाता है, H बॉन्ड। ठीक, तो ये H बॉन्ड होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, कौन सी, H+ आयन को मुक्त करने में। ठीक, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक पैरा होगा, सबसे अधिक एसिडिक नेचर इसका सबसे अधिक, यानी पैरा नाइट्रो जो है वो सबसे अधिक। ऑर्थो भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ऑर्थो में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पास पास होने की वजह से इन दोनों के बीच में आकर्षण काम करने लगता है, जिसके कारण ये H बंध का जो रिमूवल है, हाइड्रोजन प्लस आयन का रिमूवल थोड़ी सी, बिल्कुल हल्की सी कठिनाई से होती है। तो सबसे अधिक एसिडिक नेचर इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, और सबसे लास्ट में मेटा का होगा। ठीक है, यानी अगर हम इसके देखें कि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, मेटा नाइट्रो
मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर सबसे अधिक, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और फिर मेटा नहीं, पैरा, ये पैरा है, पैरा, ऑर्थो, और फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये आप लिख लेना फिनॉल, ये नाइट्रोफिनॉल। तो अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि वास्तव में रेजोनेंस में ही हमने देखा था कि नेगेटिव पोजीशन कहाँ कहाँ आया, यहाँ पर ये 2 पोजीशन, फिर एक यहाँ पर, यही देखे थे ना। तो यही जो है वो उस जो ऋण आयन घूमा था उस पर इलेक्ट्रॉन्स, उसको और ये खींचकर फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को बढ़ा रहा था। इसलिए यही दोनों जो हैं वो अधिक उसकी अम्लीयता को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्थो में क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों पास पास होने की वजह से हल्का आकर्षण हुआ, इसीलिए जो पैरा है वो ज़्यादा एसिडिक, फिर ऑर्थो और फिर मेटा। ठीक है। और एक आपके जो बुक में है वो ये भी दिया हुआ है, ये इसको भी हम देख लेते हैं। ये 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो, और ये 6 पर नाइट्रो। ये अब यहाँ देखिए, ये सभी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, सभी नाइट्रो है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है ये, सभी इसको खींचने की वजह से इसका जो आयन बनेगा है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन जो बनेगा वो अत्यधिक स्टेबल होगा। अत्यधिक, सबसे अधिक स्टेबल होने की वजह से इसकी जो एसिडिक गुण है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब हम इसे मिटा दें। अब इसके बाद एक ग्रुप हमने कैसा पढ़े, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। इसमें नाइट्रो भी है, साइनो ग्रुप है ना। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमने बनाया फिनॉल और यहाँ पर हमने किया है CH3, यानी ये मैथिल फिनॉल है। इसी को हम कहते हैं क्रिसॉल। यही है क्रिसॉल। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, ये खुद ही अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर करता है। दूर किया, ये देखिए दूर किया। अब दूर करने के कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी। इसने फिर इधर भेजा और ऑक्सीजन खुद ही खींचने वाला है, तो इसके कारण ये ऑक्सीजन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई। इसीलिए ये ज़्यादा अनस्टेबल, अस्थायी हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अस्थायी होगा। इसके कारण देखिए ये जो O पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, इसलिए ये H जो है वो आसानी से H+ के रूप में बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए अगर कुछ इस तरह के ग्रुप हैं, जैसे मैथिल ग्रुप हो गए, इथॉक्सी ग्रुप हो गया, है ना, इस तरह के ग्रुप अगर हैं तो वो ग्रुप क्या करते हैं, ये ग्रुप क्या करते हैं, ये और इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, जाइए, है ना। और ये वास्तव में +m इफेक्ट बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ये हाइड्रोजन, अब ये थोड़ा सा आकर्षण बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन जो है ये क्या, कठिनाई से उत्पन्न होगा। इसीलिए क्रिसॉल जो है वो फिनॉल की तुलना में कैसा होता है, कम एसिडिक होता है। ठीक, यानी कि देखिए जैसे ही इसका फिनॉक्साइड आयन बढ़ा, हम यहाँ से समझते हैं, ये फिनॉक्साइड आयन बढ़ा, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया,
यहाँ से ये संचरित होते हुए यहाँ तक आई और फिर यहाँ तक आए। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इस ऑक्सीजन पर, तो क्या हो गया, वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। और ये अनस्टेबिलिटी के कारण ये रहना नहीं चाहेगा, फिनॉक्साइड आयन के रूप में नहीं रहना चाहेगा, यानी वो H+ को तुरंत क्या करेगा, खींच लेगा अपनी ओर। आई बात समझ में? इसके कारण ये आसानी से H+ आयन क्या करेंगे, मुक्त नहीं करेंगे। अब सेम क्रिसॉल भी अकेला थोड़ी है, मतलब केवल ऑर्थो थोड़ी है, वो भी किस किस रूप में है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये क्रिसॉल कैसा हुआ था अभी, OH और यहाँ CH3, ये ऑर्थो क्रिसॉल है। अब सेम यहाँ पर OH और ये मेटा क्रिसॉल, और फिर तीसरा कौन सा होगा, पैरा क्रिसॉल, यहाँ पर CH3, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा क्रिसॉल। ठीक है। अब सेम वही चीज, यानी ये जो रिपेल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यदि ये एसिडिटी यानी जो उसकी अम्लता को कम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इफेक्ट किस पर ज़्यादा होगा, ऑर्थो एंड पैरा वाले समूह पर। यानी इस कंडीशन में ये अधिक एसिडिक है इन दोनों की तुलना में। देखिए, इफेक्ट अगर पॉजिटिव वाला इफेक्ट देंगे, यानी उसको स्थायित्व को बढ़ाएंगे, तो यही दोनों बढ़ाएंगे भी, और यदि घटाएंगे तो फिर यही दोनों घटाएंगे भी। तो ये अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। इसके कारण ये सबसे कम एसिडिक ये होगा पैरा क्रिसॉल, फिर होगा ऑर्थो क्रिसॉल और फिर होगा मेटा क्रिसॉल। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। NCERT की बुक में एक 11.4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी आप करना होमवर्क के रूप में। मैंने उसके सारे आंसर आज के वीडियो में बता दी हूँ। तो उसमें केवल समूह को यानी व्यवस्थित करने को लिखा है उसके घटते या बढ़ते क्रम में, लेकिन क्यों, है ना, क्यों होता है, इसका आंसर भी आज के वीडियो में आपको मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट। तो बाय।